नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु अपने चल रहा है। उसके अंदर हमने कल पढ़ा था धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, कि कुछ धातुएं होती हैं जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, कुछ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कुछ ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ, तो कुछ है वो भाप के साथ में अभिक्रिया करती है, और कुछ जो धातुएं होती हैं वो सीधे ही किसी भी प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो आज हम उसकी थोड़ी ट्रिक वाइज उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बीच में क्या लिखूंगा मैं? धातु। और धातु को अपने क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ऐसे। सबसे पहले बात आती है कि ठंडे जल के साथ या शीतल जल के साथ में तीव्र गति के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? तो शीतल जल के साथ। और कौन सी गति से करेगी? तीव्र गति से। ऐसी धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। तो अपने बात करेंगे किसकी? एक तो होगा पोटेशियम, और पोटेशियम को लिखते हैं अपने के द्वारा। और दूसरा हो जाएगा सोडियम, और सोडियम को लिखा जाता है Na के द्वारा। एक धातु ऐसी भी है जो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है। उसका नाम है कैल्शियम, क्योंकि बहुत बार एक नंबर के प्रश्न में ये देते हैं। Ca। ऐसी धातु का नाम बताइए जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया, तो वो होगी अपने कौन सी धातु? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा? Mg। आप भी अपने रजिस्टर के अंदर जैसे मैं बना रहा हूं वैसे भी आप बना सकते हो। और यहां से अपने कन्फर्म एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। शीतल जल, गर्म जल, और ये हो जाएगा कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो भाप के साथ में, जल जब वाष्प अवस्था में होता है तो उसको अपने बोलते हैं भाप के साथ अभिक्रिया। कौन कौन सी धातु है? तो एक नंबर होगा एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक होता है Al। उसके बाद में है आयरन, और आयरन के बाद में होगा जिंक, और जिंक को अपने लिखते हैं Zn से। तो कौन कौन सी? Al, Fe और Zn। Al, Fe और Zn। Al का मतलब एल्यूमिनियम, Fe का मतलब आयरन, और Zn का मतलब क्या होगा? जिंक होगा। अब तीसरे जो अपने चौथे टाइप की होगी वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। चाहे किसी भी प्रकार का जल हो, ठंडा हो, गर्म हो, वाष्प हो, तो कोई अभिक्रिया नहीं करती, किसी भी प्रकार से रिएक्शन नहीं करती। ऐसी धातु का नाम बताइए। तो दो तो मुख्य धातुएं हैं, कौन कौन सी? एक तो आपकी होगी सिल्वर यानी चांदी, और एक होगी गोल्ड जिसको अपने Ag के द्वारा, और एक अपने बात करते हैं कि लेड और कॉपर। मैं सारों के नाम लिख देता हूं। कॉपर यानी Cu, लेड, Pb, सिल्वर। नाम मैं इसलिए लिखता हूं, मैं डायरेक्ट प्रतीक भी लिख सकता हूं क्योंकि साथ साथ में आपको याद होते
रहें। तो सिल्वर का होता है एजी, इसके बाद में सोना, या जिसको अपने बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड का होता है ए यू होता है। तो ये चार नामों का हमको विशेष ध्यान रखना है। सी यू, पी बी, ए जी और ए यू, ये किसी भी प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब इसका अपने क्या है कि एक चित्र है, तो अपने साइड में इसका चित्र भी बना लेते हैं कि धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया। आपके एनसीईआरटी बुक में उसका चित्र भी दिया हुआ है, बनाओ मेरे साथ साथ में। धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया का क्या बनाना है अपने को? चित्र बनाना है। और भाप के साथ में करती कौन कौन सी है? अभी बताई थी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे, एक परख नली हमें इस तरीके से बनानी है। देखते हैं इतने बीच में आता है तो ठीक, नहीं तो इसको। और ये हमने क्या बना दिया, इस तरीके से बनाना है हमको कि जल से भीगा कांच का तंतु, जल से भीगा कांच का तंतु, ये कोई जल से भीगा हुआ तंतु है। और एक अपने यहां पे क्या लेंगे, धातु लेंगे। धातु उन तीनों में से एक ले सकते हैं। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, जल से भीगा कांच का तंतु, जल से भीगा कांच का तंतु। कि जैसे ही अपने इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो जल होगा उसकी क्या बनेगी, भाप। और भाप के साथ में ये वाली धातु क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। ठीक है। और नीचे अपने क्या लगा देते हैं, इसके एक बर्नर इस प्रकार से लगा देते हैं। तो ये मैंने बर्नर लगा दिया और इससे ये क्या होगा, गर्म होगा। और यहां पे मैंने क्या लगा दी, एक रबड़ की कॉर्क लगा देंगे। और कॉर्क लगाने के बाद में ये नली की सहायता से एक विलयन के अंदर जाती है। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने चित्र बनाया इसका। और इसके अंदर भी हमें इसी प्रकार से लिक्विड भरना है। और साथ में यहां से क्या निकलेंगे, बुलबुले बनेंगे। और वो बुलबुले किसके होंगे, H2 गैस के होंगे। कौन सी गैस के होंगे, हाइड्रोजन गैस के होने वाले हैं। ये क्या हो गया, धातु। इसको अपने क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, बर्नर। यहां से ज्वाला को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
ये क्या होगी कॉर्क, ये वाली क्या होगी प्रवाह नली या निकास नली, निकास नली। ठीक है, ये निकास नली होगी। जो विलयन बनेगा वो अपने क्या होगा, द्रोणी का विलयन बनेगा। जल के अंदर डाला हाइड्रोजन गैस बनी, और साथ में ये धातु के ऑक्साइड बनेंगे। और इसको ये इस विलयन को अपने क्या नाम दे देते हैं सामान्यतः, द्रोणी, द्रोणी इसको बोलते हैं। तो ये चित्र कई बार अपने पेपरों में पूछा भी हुआ है और आगे भी इसको पूछ सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। और आपकी एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 47 पर आपको ये चित्र मिल जाएगा। कांच का हमने भीगा हुआ तंतु लिया जल, ये हमने धातु ली, जैसे इसको गर्म करेंगे भाप बनेगी, इस भाप के साथ ये वाली धातु अभिक्रिया करेगी। तो ये जैसे ही इसको द्रोणी विलयन के अंदर डालेंगे तो इसमें कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसको एक बार आप रोक के बना भी सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपने जो अगली अभिक्रिया का नाम है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। ये हम शायद दूसरे चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो आपकी जो हेडिंग होगी वो लिखो, धातुएं, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, अपने यहां पे लिखेंगे धातु प्लस में अम्ल, तीर का निशान लवण प्लस में जल बनेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं साथ साथ में कि एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। कि जब अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में करवा के देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलो पहले धातु है तो वो मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या बनेगा, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब जिंक की करवाओ, Zn प्लस में HCl, ZnCl2 और प्लस में H2। ये कैसे सूत्र बनाते हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग की क्लासों में समझा चुका हूं। तो आप अपने वीडियो की शुरुआत करें तो ये अपने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो कि अपने तीसरे चैप्टर पर आ चुके हैं। तो आपको शुरुआत से 1 नंबर वीडियो से सारे वीडियो आपको देखने हैं। तो आपको इन तत्वों के बारे में, इन सूत्रों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। इसके बाद में एल्यूमिनियम प्लस में वही HCl, और एल्यूमिनियम और क्लोराइड अभिक्रिया करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3 प्लस में H2, Fe प्लस में HCl, तीर का निशान FeCl3 प्लस में H2। तो जो फर्स्ट वाले हैं वो सारे लवण हैं और सेकंड वाली क्या है, हाइड्रोजन गैस है।
लेकिन एक तत्व ऐसा होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में तो धातुएं अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ में धातु अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो प्रबल अपचायक होता है और वो हाइड्रोजन को जल के अंदर परिवर्तित कर देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलो हम इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करते, उत्सर्जित नहीं करते कौन, हाइड्रोजन गैस। और क्यों, उसका हमें कारण देना है, तो वो हम अपने अगली स्लाइड पर लिखेंगे। तो एक बार ये अभिक्रियाएं आप लिख सकते हैं। तो इसकी अपने एक्सप्लेनेशन करते हैं, अपने इस साइड में इसका इसकी व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था वही अपने यहाँ पे लिखेंगे। क्या, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। फिर आप क्या देखो, ये हमने प्रश्न के अंदर से ही लिख दिया, इसके बाद में लिखेंगे नीचे से, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो नाइट्रिक अम्ल है जो HNO3 है, वो क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को जल यानी H2O में परिवर्तित कर देता है तथा स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अब नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं वो आप लिख लो, N2O, NO और
NO2, नाइट्रस अमल, नाइट्रिक अमल और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्या है, ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करते। तो आप इनके अगर नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो N2O, इसको अपने बोलते हैं नाइट्रस अमल। NO यानी नाइट्रिक अमल, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ये इन तीनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड के नाम होते हैं। और आप इस पर स्टार बना सकते हो, क्योंकि अपने जो नाइट्रस अमल होता है N2O, इसको अपने लाफिंग गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। अगर आपके कमरे के अंदर अगर नाइट्रस अम्ल छोड़ दिया जाए तो क्या है कि आपको गुदगुदी सी या अपने आप हंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था कि ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं करते, उसका आंसर देखो। मैग्नीशियम की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो बुलबुले होते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम के साथ में बनते हैं। तो कई बार पेपरों में ये पूछ लेता है कि धातुएं तीन चार दे देगा और उसमें उसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम, धातुओं की क्रियाशीलता। चलो मैं इसमें ये लिख देता हूं इसकी जगह, अभिक्रियाशीलता का क्रम, कि उनकी जो रिएक्टिविटी है उसका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो धातु आएगी उसको बोलेंगे अपने मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी। फिर होगी Al एल्यूमिनियम, फिर Zn, और Zn के बाद में होती है तो सबसे कम आयरन की। तो आपको यही क्रम याद रखना है, यही सूत्र याद रखना है। और कई बार ये ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर ये डायरेक्ट इन्हीं तत्वों को देके पूछ लिया जाता है। सबसे पहले मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और उसके बाद में होता है आयरन। अब अपने जो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, काफी बार पूछा भी हुआ है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, इसको अपने बोलते हैं भवकता भवकता द्रव, या इसको बोला जाता है रॉयल वाटर, या हम कई बार बोल देते हैं जल। नाम इसके कई सारे हैं, लेकिन आपको जो मेन रूप से ध्यान रखना है वो कौन सा है? एक्वा रेजिया। इसमें दो प्रकार के अम्ल होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को अपने क्या बोलते हैं? रॉयल जल, एक्वा रेजिया या भवकता द्रव कहते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र को बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन HCl। वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और इसको बोला जाता है वही कंसंट्रेट HNO3 के 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। देखो, मुझे दोनों का मिक्सचर बनाना है, किस किस का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। तो मैं हाइड्रोक्लोरिक, मेरे पास में एक गिलास है, तो मैं 3 गिलास तो लूंगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 गिलास लूंगा नाइट्रिक अम्ल का। इन दोनों को जब एक पात्र के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा तो वो कौन सा बन जाएगा, एक्वारेजिया, भवकता द्रव या रॉयल जल। कि इसको भवकता द्रव क्यों कहते हैं, आपने सुनार वगैरह का नाम सुना भी होगा, सोने की अपने ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं, तो अपने पुराने आभूषण, सोने के आभूषण साफ करवाने के लिए कई बार जाते हैं, तो उनके पास में एक लिक्विड होता है, उसका नाम होता है एक्वारेजिया। उस सोने के आर्टिकल को जैसे ही उस लिक्विड में डालते हैं तो निकालते ही वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और हम लेकर चले आते हैं। लेकिन साफ होते समय उसका कुछ भाग है वो उस द्रव के अंदर रह जाता है, तो इस प्रकार आपके सोने की चोरी भी हो सकती है। तो साफ करवाने के लिए जाओ तब उसका वेट वगैरह जरूर एक बार चेक करना चाहिए। इसमें गोल्ड यानी AU व प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गलाने की क्षमता होती है। कि जो सोना और प्लेटिनम काफी कठोर धातुएं होती है, उनको भी ये गला सकता है अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो। तभी सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए अक्सर सुनार इस विलयन का प्रयोग करते हैं। किसी एक अम्ल में यह क्षमता नहीं होती। आप ये कह दो कि मैं सिर्फ नाइट्रिक अम्ल से ही एक्वारेजिया बना लूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों का मिक्सर लेना होगा। किसी एक अम्ल में यह क्षमता नहीं होती है। ठीक है। अब इसके बाद में अपने नई हेडिंग डालेंगे, धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। उसमें अधिक क्रियाशील लवण है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से अलग कर देता है। ठीक उसी प्रकार की ये अभिक्रिया है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं, अधिक क्रियाशील धातु
कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से अलग कर देता है। अलग कर देता है। लेकिन कम क्रियाशील धातु है, वो अधिक क्रियाशील को अलग नहीं कर सकती। कर देता है, लेकिन कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को पृथक नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जैसे कि अपने इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि Fe प्लस में CuSO4। Fe है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये Cu को अलग कर देगी और यहां पे क्या बनेगा, FeSO4। Zn प्लस में CuSO4, तीर का निशान Cu अलग हो जाएगा क्योंकि कम क्रियाशील है, वन क्या जाएगा, ZnSO4। Pb प्लस में CuCl2, तीर का निशान Cu अलग हो जाएगा क्योंकि Pb ज्यादा क्रियाशील होता है, तो PbCl2। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि ZnSO4 प्लस में Cu, क्या ये अभिक्रिया पॉसिबल है, तो आप कहोगे कि अभिक्रिया नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।